नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अपनी पॉलिटी की श्रृंखला में नेक्स्ट लेक्चर की ओर बात करते हैं, उससे पहले आपका सिलेक्शन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों जो संविधान में भाग थे और उनसे संबंधित जो विषयगत प्रावधान थे अनुच्छेद के आधार पर, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और ये भी आपको बताया था कि जहाँ से हम पॉइंट इग्नोर करते हैं, तैयारी नहीं करते और उसे छोड़ते चले जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तब तो जरूरी है कि हमें अपने सब्जेक्ट को हर एक उस भाग पर काम करना चाहिए जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और ये हमारे दिमाग में टच भी होना चाहिए कि क्वेश्चन बनते कहाँ कहाँ से हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता होता किस टॉपिक से क्वेश्चन किस साल आया है, आना है या नहीं आना। ऐसे ऐसे टॉपिकों को हम कई बार तैयार कर चुके होते हैं जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं बनता, और जब भी हम रिवीजन करते हैं तो वही पूरा बाबा की जो पोथी होती है उसे लेकर के बैठ जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। हमें करना है केवल जो हमने बताया था कि हमारा पॉलिटी पढ़ाने का जो उद्देश्य है, वो हमारा टारगेट ही इसमें यही है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को साथ में लेकर के चलना। ठीक है दोस्तों। और हम आज जो पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे अनुसूची, शेड्यूल, अनुसूची। अनुसूचियां, शेड्यूल्स। अनुसूचियों में हम आपको पहले ही साफ कर देते हैं, लगभग इसमें कई लेक्चर होंगे। अनुसूची में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा पार्ट डिस्कस हो जाता है। इसीलिए हम जैसे कोई भी मंजिल हम प्राप्त करते हैं तो उस मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले छोटी वाली सीढ़ी, जो सबसे पहली सीढ़ी होती है, उस पर पैर रखना होता है। उसके बाद दूसरी सीढ़ी, उसके बाद तीसरी सीढ़ी। जब हम निरंतर जब सीढ़ी आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें जो भी मंजिल होती है वो प्राप्त हो जाती है। और यदि बच्चों हम डायरेक्ट छलांग लगाने की कोशिश करते हैं उस मंजिल पर, तो निश्चित रूप से हम जो अपना टारगेट होता है उसमें दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम कभी भी, मान लो कोई एक मंजिल है तो मैं डायरेक्ट तो इस पर नहीं चढ़ सकता ना, इसके लिए मुझे पहले सीढ़ियों से एक जीना तैयार करना पड़ेगा। धीरे धीरे मुझे अपनी जो मटेरियल प्रावधान है वो धीरे धीरे आप तक पहुँचाना होगा, तब निश्चित रूप से हम हर एक तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आज हम केवल अनुसूचियों को केवल रेफरेंस टाइप में पढ़ेंगे। और उस सबसे अच्छी बात ये होगी हमारे लेक्चर में कि वो केवल रेफरेंस टाइप में भी जो अनुसूची पढ़ेंगे, उनसे भी हम IAS, PCS और अन्य बहुत सारे एग्जाम में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चमत्कार वाली बात होगी हमारे लिए। ठीक है ना। उसके बाद हम बच्चों फिर अपने लेक्चर में धीरे धीरे कंसेप्ट की गहराई को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब, आज मैं जो आपको अनुसूचियां पढ़ाऊंगा उसमें बिल्कुल भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की एक दिखाऊंगा कि हम यहाँ से भी क्वेश्चन गलत मार देते हैं, लेकिन यहाँ से हमारे क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने चाहिए। मेरा मतलब है कि आप लोगों को धीरे धीरे से मैं आगे बढ़ाऊं कंसेप्ट की, जिससे आपका विश्वास डेवलप हो। विश्वास जो डेवलप होगा वो ऐसे डेवलप होगा कि जब आप थोड़े थोड़े डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये जो एग्जाम है ना, उनमें आने वाले क्वेश्चन बहुत इजीली लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा ये तो हमने सॉल्व कर रखे हैं। उसके बाद जब हम डिटेल में जाएंगे तब हम डीपली जो कंसेप्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीपली कंसेप्ट पढ़ाना मेरी एक आदत है और मुझे उस डीपली कंसेप्ट को पढ़ाने में काफ़ी मज़ा भी आता है। मुझे बच्चों फैक्चुअल पढ़ाने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि मैं खुद एक IAS एस्पिरेंट हूँ। ठीक है ना। मैंने जो कोचिंग ली है दिल्ली मुखर्जी नगर से, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचरों से लिया। ऑल इंडिया लेवल के जो टीचर हैं वहाँ से मैंने शिक्षा हासिल की है बच्चों। इसलिए जब मैं इतने बड़े बड़े टीचरों से पढ़ा हूँ, इतने अच्छे और योग्य टीचरों से पढ़ा हूँ, उसका मैंने अपने यहाँ आकर के बहुत गहन अध्ययन भी किया है सेल्फ स्टडी में। तो बच्चों निश्चित रूप से बात है कि मुझे कंसेप्ट पढ़ाने की ही आदत होगी। बशर्ते मैं फैक्चुअल इसीलिए पढ़ाता हूँ कि जो और भी नॉर्मल एग्जाम है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन नहीं छूटे। तो निश्चित रूप से आप ये ना कहें कि ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। मेरी जब क्लास होगी तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला ही नहीं होगा। तो बच्चों अनुसूची, हमने आपको ये पढ़ाया था कि जो हमारा संविधान है उस मूल संविधान में क्या क्या थे। एक तो अनुच्छेद थे, एक बच्चों भाग थे संविधान के, और एक हमने उसे बांटा किसमें बच्चों, एक बांटा हमने अनुसूची में।
ये थे, जिसमें हमने आपको अच्छे से बताया था कि जो मूल संविधान था, मूल मतलब जो शुरू में तैयार हुआ था, उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और बच्चों 8 सूचियां थी। अनुच्छेद अभी हमने नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन भाग के बारे में एक क्लास हमने आपको दे दी है। उम्मीद है कि वहां से क्वेश्चन आपके लिए नहीं छूटेंगे। और आज हमारा जो लेक्चर होगा बच्चों, वो क्या होगा? वो लेक्चर होगा अनुसूची को लेकर के होगा। तो यदि हम सिंपल वे में आपको बताएं कि अनुच्छेद क्या होते हैं, थोड़ा सा एक रेफरेंस टाइप में बच्चों, तो आपका जवाब होना चाहिए विभिन्न भागों में जो प्रावधान होते हैं। ये क्या होते हैं? विभिन्न भाग, ये वाले संविधान के विभिन्न भाग, संविधान के विभिन्न भागों में जो प्रावधान होते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वही बच्चों अनुच्छेद, या इंग्लिश में बोले तो आर्टिकल्स कहलाते हैं। तब ये बात आई कि ये भाग क्या होते हैं। तो भाग बच्चों होते हैं सरकार और व्यक्ति के बीच, सरकार और व्यक्ति के बीच, सरकार और व्यक्ति के बीच जिस समाज के लिए जो बनाया गया है, कोई संविधान है या कोई रूल है, कोई भी हो, सरकार और व्यक्ति के बीच संबंधों को बांटना, संबंधों को बांटना, किसमें? वो भाग में बांटे जाते हैं। वो रूल हो सकते हैं, वो नियम हो सकते हैं, वो विनियम हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है। फिर बात आती है बच्चों कि ये अनुसूची क्या होती है, ठीक है ना। तो बच्चों इसे हम चाहें तो दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक अनु और एक सूची। अनु का मतलब होता है, जब इसे हम पढ़ते हैं बाद में, और सूची का मतलब आप जानते हो लिस्ट होता है। तब तो ये समझ में आती है ना कि जो लिस्ट बाद में बनाई गई थी उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अनुसूची कहते हैं। मेरा कहने का मतलब अनुच्छेद के बाद में जुड़ी गई सूची ये क्या कहलाती है? अनुसूची कहलाती है। तो अनुच्छेद बोल सकते हैं, अनुच्छेद के बाद में जोड़ी गई सूची ही क्या कहलाती है बच्चों? वही हम अनुसूची कहलाती है। अब हम इस अनुसूची को जब देखें कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान थे इसके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था बच्चों, उस मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या 8 थी। जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में बच्चों अनुसूचियों की जो संख्या थी, संविधान आपको पता ही है, एक मूल और एक संशोधन जो वर्तमान में है, संशोधित। तो मूल में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और बच्चों समय और परिस्थिति के आधार पर जब संशोधन किया तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक एक पॉइंट पर आपका भी इसे विशेष फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब हम डिस्कशन के बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तब वहां आपको दिक्कत आती है। इसीलिए बड़े धीमे से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को, और देखो हम ये भी बताएंगे कि छोटी छोटी चीजों से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये मैं हर क्लास में आपको बताता हूं। तो हमारी क्लास इंटरेस्टिंग तब होती है जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो मूल संविधान था बच्चों, उसमें अनुसूची की संख्या जो थी वो कौन सी थी? 8 थी। फिर कौन सी वाली अनुसूची बढ़ाई गई? तो अनुसूची जो बढ़ाई गई वो बढ़ाई गई 9, 10, 11 और 12। तो आज टोटल अनुसूची कितनी है हमारे संविधान में? तो वर्तमान में जब हम अनुसूची की बात करते हैं बच्चों, तो 12 अनुसूची हमारे संविधान में है, ठीक है ना, जिनको हम बारी बारी से आपके सामने पेश करेंगे। तो पहली अगर मैं अनुसूची की बात करूं बच्चों, तो मैं पहले एक तरफ लिख लेता हूं अनुसूची, इधर में लिख देता हूं बच्चों अनुसूची, ठीक है, और इधर लिख देता हूं अनुसूची के विषय। क्या लिख देते हैं? विषय, क्या प्रावधान है उस अनुसूची में, ठीक है। ये तो जब मैं फर्स्ट अनुसूची की बात करता हूं बच्चों, मैं प्रथम अनुसूची की जब मैं बात करता हूं, तो प्रथम अनुसूची है संघ राज्य क्षेत्र। मैं जब प्रथम
फर्स्ट अनुसूची की बात करता हूँ, प्रथम अनुसूची की बात करता हूँ, तो ये है संघ व राज्य क्षेत्र। एक एक को याद करते चले जाओगे। संघ और राज्य क्षेत्र मतलब पहली अनुसूची ये बोलती है कि भारत में संघ और राज्य क्षेत्र है, मेरा कहने का मतलब। और थोड़ा सा हम अनुच्छेद भी लिखते हैं चाहे तो, वैसे तो कोई जरूरत की बात ही नहीं। तो संघ व राज्य क्षेत्र, तो इसमें ये बोलता है कि भारत में वर्तमान में अगर हम बात करें तो 28 राज्य हैं बच्चियों जो पूर्ण राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। केंद्र शासित राज्य है ना, जो वर्तमान में 2 बने थे, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो चर्चा में है, और नेक्स्ट लद्दाख। इनको यूनियन टेरिटरी, जो पहले क्या था केवल जम्मू एंड कश्मीर था, इसीलिए ये कहाँ चला गया था, ये यहाँ आ गया था। तब हम पूर्ण राज्य पहले बोलते थे कि 29 पूर्ण राज्य हैं। तो इनके बारे में, इनके क्षेत्र के बारे में जो प्रावधान है वो पहली अनुसूची में है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इनको मैं एक एक अनुसूची को आपको बड़े ही डिटेल में, मैं जीना जो होता है ना मंजिल प्राप्त करने के लिए, तो एक एक सीढ़ी से हम चल के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी डिस्कस कर दो, ऐसा नहीं होगा। मैं स्पेशल लूंगा, पूरी अनुसूची लूंगा और उसका पूरी क्लास होगी और उसका आने वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन आज हम केवल रेफरेंस क्लास लेते हैं, और रेफरेंस ही नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी, इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं बच्चों जब हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं, कौन सी दूसरी अनुसूची, तो ये बच्चों विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन के बारे में और भत्ता के बारे में और पेंशन के बारे में बात करता है। विभिन्न पदाधिकारी ये जो होते हैं इनके वेतन, ठीक है ना, भत्ते और पेंशन की बात करता है। किसकी? पेंशन की बात करता है। किसमें? अनुसूची 2 में। अब ये कौन होंगे वो हम आपको बताते हैं। तो बच्चे इनके वेतन भत्ते की जो बात करनी है, तो इसमें जो राष्ट्रपति है मैं बता देता हूं कौन कौन होंगे इसमें। तो इसमें राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते होंगे। दूसरी बात, राज्य के राज्यपाल, तो राज्यपाल इसमें शामिल होंगे। तीसरी बात, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे बच्चे और उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। जो हमारे लोकसभा है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं उन्हें अध्यक्ष कहते हैं, और उनके न होने पर जो कार्यभार संभालते हैं उन्हें उपाध्यक्ष कह देते हैं, ठीक है ना। ये सब आगे डिटेल में करवाएंगे हम आपको। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के RS, सभापति और उप सभापति, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति नहीं लिख रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति के रूप में केवल फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना। वेतन जो मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति ही भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। तो सभापति और उपसभापति होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो राज्य विधानसभाएं, जो राज्य की भी तो होती हैं, MLA जिसे बोलते हैं, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको भी वेतन अनुसूची 2 के तहत मिलता है। दूसरी बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके जो जज होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, इनको भी वेतन कहां से मिलता है? इनको भी वेतन भत्ते और पेंशन कहां से मिलते हैं? दूसरी अनुसूची से मिलते हैं। उसके बाद भारत का जो कैग, जिसे हम नियंत्रण महालेखा परीक्षक कहते हैं, कौन? कैग, CAG को भी वेतन कहां से मिलता है? अनुसूची 2 से मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने लिखवाया है, इन सबको जो भारत के संघ के पदाधिकारी हैं इनको वेतन भत्ते और पेंशन मिलने का जो प्रावधान है, जो उल्लेख है बच्चियों, वो अनुसूची 2 में है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। तो हमने ये पढ़ा कि पहली जो अनुसूची थी उस पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है।
28 राज्यों के बारे में बात की गई है, उनका क्षेत्र, और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में है, ठीक है ना। उसके बाद हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो विभिन्न पदाधिकारी जो सरकार में हैं, वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो राज्यपाल हों, है ना, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और राज्य विधानसभा के सभापति और उपसभापति कह सकते, सॉरी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, ये अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों तीसरी अनुसूची की, ठीक है ना। तीसरी जो अनुसूची है बच्चों, वो शपथ की बात करती है। किसकी बात करती है? शपथ की। तो तीसरी अनुसूची में जो हम बात करते हैं, तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची किसकी बात करती है? शपथ और प्रज्ञान के प्रारूप की बात करती है। शपथ और प्रज्ञान, शपथ प्लस प्रज्ञान की बात करती है, इनके प्रारूप की बात करती है। किसके? इनके प्रारूप की बात करती है। इनका प्रारूप क्या है? अब ये शपथ और प्रतिज्ञान दोनों ही अलग अलग चीजें हैं बच्चियों। शपथ और प्रतिज्ञान दोनों को ही मैं आगे जाकर के बड़े ही डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये किस किस को शपथ और उसकी बात करती है? तो ये बच्चे तीसरी अनुसूची जो है वो जो संसद के और राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल, राज्यों के भी तो होते हैं राज्य विधानमंडल, और यूनियन टेरिटरी, भाई केंद्र शासित प्रदेशों के भी तो सदस्य हो सकते हैं। जो केंद्र प्रशासित जो सदस्यों के जो सदस्य होते हैं उन सब के जो मेरा कहने का मतलब आपसे, एक तो संसद जो एमपी, राज्यसभा का भी हो सकता है, और उसका भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, लोकसभा का भी हो सकता है। तो इनके जो मंत्री होते हैं वो क्या करेंगे? वो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ और प्रतिज्ञान लेंगे। तो इसमें हम क्या की बात कर रहे हैं कि संसद, राज्य और विधानसभा, इनके मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है। वहीं अगर मैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको भी शपथ किस सूची के तहत दिलाई जाती है बच्चों? तो उनको भी शपथ तीसरी अनुसूची के तहत दिलाई जाती है। मेरा कहने का मतलब आपसे यह है, अब जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्यों के भी तो मंत्री होते हैं, तो राज्य मंत्रियों को भी शपथ कहां से दिलाई जाती है? अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें एक नोट पॉइंट करें तो बच्चे नोट पॉइंट जो करोगे वो ये करोगे कि मैंने ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, 3 के बारे में बात कर रहा हूं। दोबारा से सुन लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल, इनको शपथ 3 के तहत नहीं दिलाई जाती है। ये बात ध्यान से सुन लेना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ अनुसूची 3 के तहत नहीं दिलाई जाती है। ढंग से दिमाग में भर लो, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति नहीं आएंगे, उपराष्ट्रपति नहीं आएंगे और राज्य के राज्यपाल नहीं आएंगे। फिर इनको शपथ किसके तहत दिलाई जाती है? तो बच्चों इनको शपथ जो दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत दिलाई जाती है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 क्या बोलता है? वो ये बोलता है भारत को के राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाए? शपथ दिलाई जाए। वहीं हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल 67 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। वहीं मैं राज्यपाल की बात करूं तो आर्टिकल
159 के तहत इनको शपथ दिलाई जाती है। ध्यान रखना, तीसरी अनुसूची के तहत इनको शपथ नहीं दिलाई जाती है, ठीक है ना। तो किसको दिलाई जाती है? संसद, राज्य विधानमंडल और यूनियन टेरिटरी के मंत्रियों को, सुप्रीम हाईकोर्ट और अन्य न्यायाधीशों को, राज्य मंत्रियों को इसके तहत क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। इस चीज को आप याद रखोगे। तो संघ के मंत्री और संसद के सदस्य एवं निर्वाचन अभ्यर्थी भी इसके तहत क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। कौन नहीं लेते? पूछ लेगा, कौन नहीं लेते? राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसके तहत शपथ नहीं लेते हैं, तो ठीक है ना। तो मंत्री प्लस अन्य सदस्य भी इसके तहत क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। इस चीज को ध्यान रखना अनुसूची 3 के तहत। अब बच्चों हम बात करते हैं अनुसूची 4 की, ठीक है ना। ये तीनों आर्टिकल आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 जो है वो राज्यसभा सीटों के आवंटन की बात करती है। चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची ये क्या करती है? जो संघ और राज्य क्षेत्र हैं, संघ और राज्य क्षेत्र हैं, उनमें राज्यसभा सीटों का, संघ में भी, संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन या स्थानों का आवंटन, सीटों का आवंटन या स्थानों का आवंटन। मेरा कहने का मतलब ये है, असम जनसंख्या के आधार पर ध्यान रखना, इसमें ये प्रावधान होगा कि आसाम क्षेत्र से कितनी राज्यसभा सीटें होनी चाहिए, यूपी से कितनी होनी चाहिए, बिहार से सीटें कितनी होनी चाहिए, उनका आधार क्या होना चाहिए, किस तरीके से ये जो राज्यसभा मेंबर हैं कितनी, ये जनसंख्या पर निकल के आ रहे हैं, असम में कितनी जनसंख्या है तो कितने राज्यसभा मेंबर होंगे। तो ये ऑल ओवर जो प्रावधान है वो किस में है? वो चौथी अनुसूची में है। तो आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा जो सीटों का आवंटन करता है या स्थानों का आवंटन करता है वो कौन करता है बच्चों? तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन करता है वो चौथी अनुसूची के तहत किया जाता है, ठीक है ना। तो यह राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है ना, ये राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें अगर आपसे राज्यसभा की सीटों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी भी, ध्यान रखना, दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें क्या होगा? जहां विधानसभा होगी मगर राज्यसभा सीटों का आवंटन होगा निश्चित रूप से, तो दिल्ली और पुडुचेरी को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनुसूची 5, अनुसूची 5, पांचवी अनुसूची, ये बच्चों एससी मतलब अनुसूचित और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट, इसका जो क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रबंध करती है। एसटी क्षेत्र और एसटी क्षेत्र, शेड्यूल्ड कास्ट एरिया मतलब अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इनमें प्रशासन, इस क्षेत्र के प्रशासन, जहां क्षेत्र में ये क्षेत्र हैं, प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध के बारे में उपबंध के बारे में प्रावधान है। किसमें? अनुसूची 5 में। अगर अनुसूची 5 में आपसे पूछे क्या है तो आप बताओगे अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। ये क्या होते हैं मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी केवल हम सिंपल तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर और डिटेल वाले क्वेश्चन की ओर चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। वहीं आपसे 6वीं अनुसूची की बात करते हैं बच्चों। 6वीं अनुसूची तो कुछ नहीं है, बस आपको ए एम और टी एम ये याद रखना है। ए एम टी एम से कहने का मतलब ये है बच्चों कि ए से मतलब आसाम, एम से मतलब मिजोरम, टी से मतलब त्रिपुरा और एम से मतलब बच्चों मेघालय। इनके क्षेत्रों के वही सेम एससी और एसटी जो क्षेत्र हैं
उनके प्रशासन और नियंत्रण, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करते हैं। ये मैं बड़ी डिटेल में बताऊंगा कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में क्या क्या उपबंध करेंगे, क्या क्या प्रावधान है, ये बड़ी डिटेल में डिस्कस होगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब AMTM ध्यान रखना, इसमें मणिपुर शामिल नहीं है, MM कहीं मणिपुर मत समझ लेना, केवल इन क्षेत्रों के लिए AMTM के लिए जो जनजाति और जो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, यदि आपसे कोई 6वीं अनुसूची पूछता है तो आप यही बताओगे कि असम, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ मणिपुर नहीं है, इस क्षेत्र के ये नहीं होगा, SC नहीं होगा, ध्यान रखना। इनके ST जनजाति क्षेत्र कौन होंगे, जनजातीय क्षेत्र, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। दोबारा से एक चीज दिमाग में डाल लो, इसमें ST क्षेत्र नहीं, सॉरी SC क्षेत्र नहीं होगा, अनुसूचित क्षेत्र नहीं होगा। कौन सा क्षेत्र है, केवल जनजाति, ओनली केवल जनजाति, ध्यान रखना, मैं केवल शब्द और लगा रहा हूं, केवल जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, AM और TM, ये ध्यान रखोगे। एक बार और पढ़ लो, 6वीं अनुसूची में AM और TM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनके केवल जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन के बारे में उपबंध करती है 6वीं अनुसूची। वही बच्चों, जब हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची हमें ये बताती है कौन सा विषय राज्यों का है, कौन सा विषय केंद्र का है, और कौन सा विषय दोनों मिलकर के, कौन से विषय पर दोनों मिलकर के बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जो आपसे 7वीं अनुसूची की बात आती है तो आप कहोगे राज्य व केंद्रों के बीच, केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच, मतलब राज्य को किस किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र को किन किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, और दोनों मिलकर के कानून किस किस विषय पर बना सकते हैं, कितने विषयों पर बना सकते हैं। तो बच्चियों ये 3 भाग में बांट दिए गए हैं। कुछ संघ सूची, 3 सूची बनाई गई है, इसके लिए कितनी सूची बनाई गई है, 3 सूची में इनके प्रावधान रखे गए हैं, ठीक है ना। तो पहली है संघ सूची, इसे केंद्र सूची भी कह देना, कोई डाउट नहीं है। दूसरी है बच्चियों राज्य सूची। अनुसूची और सूची में अंतर है, ध्यान रखना, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। अनुसूची एक बहुत बड़ा भाग होता है, सूची लिस्ट होती है, भाई ले लिस्ट, ये 20 विषय केंद्र तो ये दिए, एक लिस्ट तू ले राज्य, एक लिस्ट ये बना दी कि भाई दोनों मिलकर के काम करेंगे। लेकिन अनुसूची एक बहुत बड़ा प्रावधान होता है, और एक है उभयनिष्ठ या समवर्ती सूची, इसे उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं सूची, ठीक है ना। तो या कॉन्करेंट बोल सकते, कॉन्करेंट लिस्ट बोल सकते, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बोल सकते हो। तो बच्चों, जब हम संघ की बात करते हैं तो इसमें पूर्णतः कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, पूर्णतः कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। किसका होता है, केंद्र का। इसमें पूर्णतः कानून बनाने का अधिकार, पूर्णतः कानून बनाने का अधिकार वो राज्य का, बनाने का और लागू करने का, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। यहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है केंद्र भी कानून बना लेता है उस विषय पर, राज्य भी बना लेता है, तब दिक्कत आती है किसका माना जाए। तो ध्यान रखना, संविधान ये प्रावधान करता है कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट डिस्कशन की अगर बात करें तो बच्चों, इसमें जो पहले प्रावधान थे वो पहले इसमें और वर्तमान में, पहले 97 विषय थे, ध्यान रखना 97 विषय इसमें थे, लेकिन वर्तमान में अगर आज बात करोगे तो अभी इसमें कितने विषय हैं बच्चों, इसमें 100 विषय हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। वहीं जब मैं राज्य सूची की बात करता हूं बच्चों, तो राज्य सूची में पहले जो विषय थे बच्चों वो 66 थे, और वर्तमान में जो विषय हैं बच्चों वो 61 विषय, मतलब इसमें कम कर दिए हैं, कुछ विषय इधर उधर डाल दिए हैं। वहीं अगर हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो बच्चों इसमें पहले 47 थे, पहले कितने थे 47 विषय थे,
लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। इस चीज को ध्यान रखोगे तो 7वीं सूची काफी अच्छी है, ध्यान रखना। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करती है, ठीक है ना। कौन कौन किस पे कानून बना सकता है, तो हमने आपको साफ कर दिया था कि संघ सूची पर पूर्णतः कानून बनाना और लागू करने का जो अधिकार होता है वो केंद्र के पास होता है, और जो राज्य सूची होती है, जैसे यूपी की राज्य सूची के विषय पर यूपी की सरकार कानून बनाएगी और उसे लागू करेगी, ठीक है ना। वैसे ही समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य, जैसे मान के चलिए वन समवर्ती सूची का विषय है, तो वन पर केंद्र और राज्य मिलकर के कानून बनाते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कई विषय हैं जिन्हें मैं बताऊंगा। और जो विषयगत जो क्षेत्र है एसआई का बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर के टेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वहां से, जहां मैं आज के लेक्चर में तो नहीं कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद बच्चों हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची उस बात पर फोकस करती है कि जो हमारा राज्य मतलब संघ है, भारत का जो संविधान है वो कितनी भाषाओं को मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, ठीक है। तो इसमें बात आती है कि जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषा थी। मेरा कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई मूल संविधान में जब बना था तो कितनी भाषाओं को प्रावधान दिए गए थे, उसके बाद जब संशोधन किया तो और कितनी भाषाएं हो गई। तो मैं ये आपको बता दे रहा हूं बच्चों कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी। उसके बाद संशोधन करके आज जो वर्तमान में भाषाएं हैं, इसमें बच्चों वर्तमान में जो भाषा हैं वो 22 भाषाएं हैं। ध्यान रखना, संशोधित अभी डिस्कस करेंगे। वर्तमान में हमारे संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो कितनी हैं, 22 भाषा हैं। वैसे हमारे यहाँ हजारों की संख्या में भाषाएं हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और बोली तो कई हजारों की संख्या में है, ठीक है ना। तो हमारे अलग अलग क्षेत्र, हल्का सा क्षेत्र चेंज होता है और बोली तुरंत बोली चेंज हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि 14 जो भाषाएं हैं उनमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, अगर मैं बात करूं 14 भाषाओं में तो पूछने लग जाए भाई कौन सी भाषाएं 14, तो असमिया, ध्यान रखना, इन्हें लिखते चलना, असमिया। उसके बाद बंगाली, जिसे मान्यता प्राप्त है मूल संविधान में ही पूछ लेता है मूल संविधान में कौन कौन सी भाषाएं थी। फिर गुजराती को हमारे मूल संविधान में मान्यता है। फिर हिंदी है बच्चों, हिंदी को भी मान्यता है। कन्नड़, अगली कौन सी है, कन्नड़ को मान्यता है। कश्मीरी को मान्यता है। मूल संविधान की बता रहा हूं मैं, मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, तो कश्मीरी को मान्यता है बच्चों। मलयालम को मान्यता है, मलयालम को भी मान्यता है। मराठी को मान्यता है, मराठी भाषा को मान्यता है। और बच्चों हमारे संविधान में उड़िया, संस्कृत और तमिल को भी मान्यता है। उड़िया, संस्कृत भी ध्यान रखना, ये यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। संस्कृत, उड़िया, संस्कृत और तेलुगु, ठीक है ना। तेलुगु को भी है और तमिल को भी है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। पंजाबी और उर्दू को भी है, पंजाबी और उर्दू। तो आपसे उर्दू के बारे में भी पूछ लेगा। तो ये 14 भाषाएं थी, ठीक है ना, जो मूल संविधान में थी। असमिया, बंगाली थी, गुजराती थी, हिंदी भी थी, कन्नड़ भी थी, कश्मीरी भी थी, मलयालम थी, मराठी थी, उड़िया भी थी बच्चियों, और संस्कृत भी थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, संस्कृत और उर्दू दोनों ही भाषा थी। तमिल, तेलुगु थी और पंजाबी भाषाएं थी। तो ये 14 भाषाएं हमारे किस में थी, संविधान के मूल प्रावधान में थी, मूल संविधान में थी। उसके बाद बच्चों 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन
21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ। और इस 1967 में बच्चों सिंधी भाषा को ऐड किया गया 15वीं भाषा के रूप में, सिंधी, ठीक है ना, कौन सी? सिंधी। सिंधी भाषा किसमें? 15वीं भाषा के रूप में हमारे भारतीय संविधान में। पूछ लेगा कि कुछ भी बना सकता है कि पहला संशोधन भाषा कौन सी थी, 15वीं भाषा कौन सी थी, तो ये आपको पूछ सकता है। उसके बाद में बच्चों 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उसके बाद 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसमें मन को क्या लिखोगे? मन को। तो मन को मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिक बन जाए, तो वैसे तो ट्रिक से कोई मतलब ही नहीं है अपना। तो मन को का मतलब है मणिपुरी, न मतलब नेपाली, और को मतलब बच्चियों कोकड़ी। ध्यान रखना कौन से संविधान संशोधन? 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मन को, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी इन 3 भाषाओं को ऐड किया गया। उसके बाद वर्ष 2004 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ बच्चियों? 92वां संविधान संशोधन हुआ। तो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ? वर्ष 2004 में। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्ष 2004। इसमें बच्चियों BDMS क्या लिखोगे? इसमें जो भाषा जोड़ी गई थी वो BDMS। कौन सी? BDMS। बी मतलब बोडो, बोडो, ये क्या लिखोगे? बोडो। डी मतलब डोगरी, कौन सी? डोगरी। एम मतलब मैथिली, और एस मतलब बच्चों संथाली। तो देखो 14 के बाद 4 ये हो गई 18, 3 ये हो गई 21 और 1 ये हो गई, तो बच्चों ये कितनी हो गई? ये हो गई 22 भाषा। तो इन भाषाओं का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है बच्चों? तो इन भाषाओं का प्रावधान 8वीं अनुसूची। क्या बोलती है 8वीं अनुसूची? ये बोलती है कि भारतीय संविधान ने भारत में किन किन भाषाओं को मान्यता दे रखी है। इनके अलावा अभी तक किसी भी भाषा को भारतीय संविधान ने कोई भी मान्यता नहीं दे रखी। हालांकि भाषा संबंधी विवाद बहुत सारे उठते हैं, जैसे भोजपुरी, मराठी तो है, भोजपुरी भाषा को लेकर के, आंध्रा भाषा को लेकर के कई तरह के विवाद उठते रहते हैं हमारे यहाँ संविधान में। लेकिन केवल आज जो भाषा है वो कितनी है? 22 भाषा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद नवीं अनुसूची की बात करते हैं बच्चों। नवीं अनुसूची की बात, नवीं अनुसूची तो मूल संविधान में तो 8 थी, ठीक है ना। पहली संशोधित है, ये कौन सी है? पहली नवीं अनुसूची। पहले तो ध्यान रखना फर्स्ट अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। पहले संविधान जो संशोधन किया गया था तो इस नवीं अनुसूची को इसमें ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो ये पहला जो संविधान संशोधन था वो था प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में। उस समय बच्चों जमीन को लेकर के काफी सारे इशू चल रहे थे। हमें विकास करना था, सरकार को विकास करना था, और भूमि अधिग्रहण को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तब तो जरूरी था ना कि कैसे भी करके उस मैटर को क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए। तो बच्चों जब हम नवीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें आप लिखोगे कि नवीं अनुसूची जो है वो राज्य को भूमि अधिग्रहण, ठीक है ना, और अन्य संपत्ति के सुधार से संबंधित प्रावधान की बात करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको अगर डिटेल में नवीं अनुसूची को पढ़ाऊं तो मैं यही बोलूंगा कि ये 1951 में नवीं अनुसूची में 2 आर्टिकलों को ऐड किया गया था। एक तो आर्टिकल 31 का और एक आर्टिकल 31 खा। ध्यान रखना इन 2 आर्टिकल को वर्ष 1951 में संशोधित करके कहाँ जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो हमने इसमें विशेष प्रावधान रखे।
इनमें विशेष प्रावधान क्या थे? भूमि और संपत्ति सुधार, भूमि और संपत्ति सुधार से संबंधित कानून, या बोल सकते हो कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, राज्य द्वारा संपत्ति की विधियों का, संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति के अधिग्रहण मतलब संपत्ति को लेना, ठीक है ना, अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, की विधियों का उल्लेख। इसे डिटेल में मैं बहुत आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये क्या मैटर था नमी अनुसूची का। नमी अनुसूची में पूरा एक लेक्चर बनेगा, कम से कम 1 घंटे का लेक्चर बनेगा वो, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या प्रावधान था, बात आती है। तो जब ये नमी अनुसूची बनाई थी बच्चों, ध्यान रखना, इसमें लगभग आज जब बात करते हैं तो 284 कानून हैं, 284 विषय या कानून है वर्तमान में नमी अनुसूची में। तो बहुत बड़ी है ये नमी अनुसूची। तो उस समय अगर हम बात करें तो दिक्कत ये आई थी कि जब भी सरकार भूमि किसानों से अधिग्रहण करती थी तो किसान कोर्ट में अपने विषय को लेकर के पहुंच जाते थे, ठीक है ना। तो कोर्ट में जब पहुंच जाते थे तो उस समय संपत्ति का जो अधिकार था, मूल अधिकार था बच्चों, ठीक, 1951 से पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। मूल अधिकार जो व्यक्ति राज्य के से प्रोटेक्शन लेने के लिए कोर्ट में जा सकता था, तब सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो उसे लेकर के ये सूची बनाई गई थी, जिसका जो आर्टिकल खा है 31 खा, तो ये बोलता है कि जो भी विषय या नियम और विनियम नमी अनुसूची में है, ठीक है ना, उनको शून्य, इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वो भाग 3 में क्या करते हैं, वो भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को किसी भी असंगत है, किसी भी तरीके से असंगत है। मेरा कहने का मतलब नमी अनुसूची में जो विषय हैं, ये बोलती है नमी अनुसूची में जो नियम और विनियम हैं उनको इस आधार पर समीक्षा नहीं की जा सकती। समीक्षा कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो जो 31 खा का प्रावधान था वो यही बोलता है कि जो भी नमी अनुसूची में नियम और विनियमन है उनको इस आधार पर शून्य नहीं समझा जा सकता, शून्य नहीं समझा जा सकता कि वह भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मैं बताई थी ना, मूल अधिकार के खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे। तो उन्हें ये कही थी कि नहीं समझा जा सकता कि वो भाग 3 के प्रति असंगत है, के प्रति असंगत है। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि नमी अनुसूची में जो भी नियम और विनियमन दे रखे हैं उनको इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वो भाग 3 के किन्हीं उपबंध और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से भी असंगत हैं, या तो उन्हें छीन रहे हैं, या तो ये क्या कर रहे हैं, इनको भाग 3 का उल्लंघन करके नमी अनुसूची के जो प्रावधान हैं उनको छीन रहे हैं या उनको न्यून कर रहे हैं, मतलब कमजोर या छोटा कर रहे हैं कि भाई मेरा ये नियम है नमी अनुसूची में, तुमने ये नियम लगा दिया और ये नियम मेरे मूल अधिकार को छोटा कर रहा है, या मेरे मूल अधिकार से असंगत है, अनसिमेट्रिक है, या मेरे मूल अधिकार को छीन रहा है। तो इस आधार पर नमी अनुसूची के जो विनियम और नियम उनको शून्य नहीं माना जाएगा। ये बात है आर्टिकल 31 खा में, ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। उसके बाद एक केस आता है बच्चियों, वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य। कौन सा केस आता है? उसके बाद वर्ष 2007 में, कब? 2007 में एक केस आता है IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य, है ना, वर्सेस तमिलनाडु। एक याचिका थी जिस पर सुनवाई करी थी, ठीक है ना, IR कोहेलो ने, ठीक है ना। उसमें एक केस आता है और उसमें यह निर्णय दिया गया था उस केस में कि संसद को नमी अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, ठीक है ना। तो उसने कही है कि संसद जो है विधि विशेष को प्रविष्ट कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? संसद को यह अधिकार दिया गया है या शक्ति दी गई है कि वह किसी विधि विशेष को, विधि
जो विशेष को क्या कर सकती है, प्रविष्ट कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो भी वो विधि बनाएगी या हटाएगी वो न्यायिक समीक्षा के अधिकार के दायरे से बाहर नहीं होंगी। जो भी विधि विशेष को संसद बनाएगी उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि संसद ने नवीन अनुसूची पर कोई विषय या कानून बनाया, ठीक है, या उसे हटाने जा रही है और किसी ने उस पर रिट डाला कि भाई इसकी दोबारा सुनवाई होनी चाहिए या ये संसद सही कर रही है या गलत कर रही है, ठीक है ना, तो उस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उस पर जो कोर्ट है वो समीक्षा कर सकता है, उसकी रिव्यू कर सकता है। अगर संसद जो कानून बना रही है वो कानून जनता के विपरीत है या उसके अनुकूल है। ये बात की गई थी वर्ष 2007 में IR कोयलो केस में, ठीक है ना। तो न्यायालय ने तब क्या किया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीन अनुसूची में उन्होंने ये प्रावधान भी किया था, ध्यान रखना। एक केस आया था 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वो भी केशवानंद भारती एक साधु थे, ठीक है ना, तो उन्होंने भी रिट डाली थी उस समय इसी संपत्ति को लेकर के। उनके जो आश्रम की संपत्ति थी, मंदिर की जो संपत्ति थी, उसे सरकार अधिग्रहण कर रही थी। इसे हम डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्तमान में जब वो केस आया था तो उस केस के बाद 24 अप्रैल 1973, है ना, किस केस के बाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था, ये निर्णय दिया था कि भाई ऐसा है कि नवीन अनुसूची में शामिल किए गए जो भी नियम कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जाएगी कि वो जो, लेकिन कौन से, 24 अप्रैल 1973 के बाद के, है ना, 24 अप्रैल 1973 के बाद के केस होनी चाहिए। उससे पहले वालों पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद के जो भी केस आते हैं, 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो भी केस आते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा किस आधार पर की जाएगी, तो उसकी न्यायिक समीक्षा आधार पर की जाएगी संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का कहीं वो उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ष 1973 में जब केशवानंद भारती केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई न्यायिक समीक्षा तो नवीन अनुसूची की होगी, लेकिन वो इस आधार पर होगी कि एक तो केस 1973 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। 1973 24 अप्रैल 1973 के बाद का कोई केस है और उस केस ने आर्टिकल 14 जो सभी को विधि में समानता की बात करता है, आर्टिकल 19 जो कई तरह की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यापार की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इस तरह की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 21 जो जीने के अधिकार की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, कहीं इनका किसी तरह का मतलब इनके मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इनके मूल ढांचे का उल्लंघन और भी कई सारे विषय इसमें शामिल थे, वो हम आगे जाके डिस्कस कराएंगे। तो संविधान के मूल ढांचे का, उसमें ये बोला था कि कहीं ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। इसमें कई तरह के प्रावधान थे मूल ढांचे में और ये मूल ढांचा स्पष्ट नहीं किया था, ध्यान रखना, कोर्ट ने ये मूल ढांचा स्पष्ट नहीं किया था। इसमें ये कहा गया था मूल ढांचे को समय और परिस्थिति के आधार पर निर्धारित कौन करेगा, उसे निर्धारित करने का आधार सुप्रीम कोर्ट का होता है। और हालिया तुमने जब EWS आरक्षण आया था तो उसमें ये बोला गया था कि भाई इसने संविधान के मूल ढांचे का क्या किया, उल्लंघन किया है, उस पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने उसे मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं बताया था, ठीक है ना। तो ये नवीं अनुसूची के प्रावधान थे, ठीक है ना। तो नवीं अनुसूची में आपको पूछे कब आई थी, क्या था इसमें, क्या नवीं अनुसूची की समीक्षा की जाती है, इस पर एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस कराएंगे बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन आ भी गया है, मैं चाहूँ तो यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। देखो इस पे आधारित एक क्वेश्चन, और ज्यादा वो नहीं है, क्वेश्चन है निम्न पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर देना, विचार कीजिए। और इसका पहला स्टेटमेंट है बच्चों क्वेश्चन का कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में डाल सकती है। संसद जो है भारत की किसी कानून विशेष को, किसी कानून विशेष को नौवीं अनुसूची में डाल सकती है।
पहला तो ये है, ठीक है ना। दूसरा इसमें दे रखा है ऑप्शन बच्चों, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण या समीक्षा कह लो, परीक्षण सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, न्यायालय नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन थे, या ये बोला था नहीं किया जा सकता, या उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, या उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। सबसे इस पर विचार करने की बोला, विचार करने की। और बच्चों इसमें जो आंसर है वो ए में ऑप्शन दे रखा है केवल एक, सही कथन बताना है केवल एक, और बी बच्चों दे रखा है केवल दो, और सी दे रखा है एक व दो, और डी दे रखा है बच्चे कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जल्दी से इसका आंसर। और सबसे बड़ी खास बात ये है, ये छोटे से डिस्कशन का क्वेश्चन बच्चों, IAS 2018 देखो कहाँ आया हुआ क्वेश्चन है, उस समय ये चर्चा में था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है ना। और नवी सूची से क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है, इसे आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो IAS 2018 का क्वेश्चन, मतलब इससे पहले वाले IAS प्री का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो आप विचार करिए जल्दी से। तो बच्चों हमने ये बोला था 2007 में कोहलो केस में ये स्पष्ट किया गया था कि संसद विशिष्ट विषय पर कानून जो बनाती है उसे नवी अनुसूची में डाल सकती है। ये बात कही थी या नहीं कही थी, इसका मतलब क्या है, स्पष्ट होता है कि ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये कही थी उसी में 2007 में कि ये संवैधानिक न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं होगा। इसका मतलब क्या, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम सेकंड ऑप्शन की ओर आते हैं तो ये बोलता है कि नवी अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, या उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल गलत। हमने ये बताई थी बच्चियों को 24 अप्रैल केशवानंद भारती के बाद 1973 के बाद के जो भी विषय आएंगे, यदि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। इसका मतलब सेकंड में क्या हो गया, गलत और आंसर ये, और इसका आंसर था केवल ए। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और वर्ष 2018 के IAS के क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट अनुसूची की बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट अनुसूची की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अनुसूची है हमारी बच्चों 10वीं अनुसूची, इस पे भी आगे जाके बात करेंगे। 10वीं जो अनुसूची भारतीय संविधान में ऐड की गई थी बच्चों, वो 52वां संविधान संशोधन 1985 था। क्या था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में, वर्ष 1985 में। उस समय एक दौर था आयाराम और गयाराम, मतलब विधायक जो होते थे वो कोई भी दल अगर मंत्री बनने का लालच देता था किसी विधायक को, भाई हम तो ये अपने यहाँ मंत्री बना देंगे और तू अपने विधायक लेकर के हमारे यहाँ आ जाए, तो यही दौर था। उस समय एक एक विधायक 4-4 दल को चेंज करता था। तो इससे तो हमारी जो संवैधानिक गरिमा थी संसद की और राज्य विधानमंडलों की, उस पर ठेस पहुंचती थी कि क्या राजनीति है, कोई स्थिर राजनीति भारत की नहीं है, अस्थिर राजनीति है। तब इसे रोकने के लिए एक कानून 52वां संविधान संशोधन आया था, इसे बोलते थे दल बदल कानून। एक कानून बनाया गया था दल बदल कानून, या हम इसे बोल सकते हैं एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है ना। तो ये दल बदल कानून किस में है, ये है बच्चों 10वीं अनुसूची में, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसी में 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया था, ठीक है ना। तो इसमें तो अभी क्या है, जो दल बदल कानून है उसके प्रावधानों का उल्लेख है, ध्यान रखना क्या है, दल बदल कानून के प्रावधानों का उल्लेख। उसके बाद बच्चों मैंने बताई थी, उसके बाद इसी 10वीं अनुसूची में 91वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2003, और उस 2003 में प्रावधान किया गया था कि केंद्र और राज्य की मंत्रिपरिषद है उसके आकार को सीमित किया गया।
केंद्र और राज्यों की मंत्रिपरिषद के आकार को कम मान लो या सीमित किया गया। ये प्रावधान था 91वां संविधान संशोधन 2003। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। ये सब संविधान संशोधन के बाद आई हुई है, ठीक है ना, संविधान संशोधन के थ्रू आई है 11वीं अनुसूची। तो बच्चों 11वीं अनुसूची थी ये 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में किया गया था, 1992। इसमें क्या था, जो ग्राम पंचायतें थी, क्या थी, ग्राम पंचायतें, उन ग्राम पंचायतों के अधिकार और प्राधिकार और दायित्व, ठीक है ना, अधिकार प्राधिकार और दायित्व की बात की गई थी। मेरा कहने का मतलब ये है, जो पंचायत थी उनके अधिकार क्या होने चाहिए, प्राधिकार क्या होना चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए, शक्ति क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, और दायित्व क्या होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये किया गया था, मतलब इनकी जो सरकार थी उन सरकार के अधिकार क्या हों, कर्तव्य क्या हों, जो स्थानीय शासन था, कौन सा, स्थानीय शासन में ग्राम शासन, ठीक है ना, तो कर्तव्य क्या हों उनके, ठीक है ना, प्राधिकार क्या हों और दायित्व क्या होनी चाहिए इनके, ठीक है ना, उनका उल्लेख किया गया था। आप समझ लेना एक एक चीज को, ठीक है ना। और शक्ति भी थी इसमें शामिल, इनकी शक्तियां क्या होती हैं, ठीक है ना। 1991-92 में कौन थी, नरसिम्हा राव सरकार में ये काम, नरसिम्हा राव सरकार में ये काम किया गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, और मैं इसमें विषय भी अगर आपको बता दूं तो उस समय जो ग्राम पंचायतों को विषय दिए गए थे वो 29 विषय थे। कितने थे, 29 विषय थे, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं 12वीं अनुसूची की बात करता हूं बच्चों, ये लास्ट अनुसूची है हमारी। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और तैयार रहना, आप एक बार रिवीजन करके पूरे उसका क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। तो 12वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो ये भी बच्चियों, ये 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है ना, 1992 1992 में ये ऐड की गई थी, ध्यान रखना। तो 74वें संविधान संशोधन में ये नगर पालिकाओं की, सेम वो गांव की बात करती है और ये नगर पालिकाओं की बात करती है। इनके अधिकार क्या होने चाहिए, शक्ति क्या होनी चाहिए इनकी, ठीक है, शक्तियां क्या होनी चाहिए, इनके प्राधिकार क्या होने चाहिए, दायित्व क्या बनना चाहिए, इनका दायित्व क्या होना चाहिए, और इनके कर्तव्य क्या, उन सब चीजों का उल्लेख था। बच्चों इसमें जो विषय शामिल किए गए थे वो 18 विषय थे नगर पालिकाओं के। तो जैसे मैं राज्य की बात बता रहा था, ग्रामीण पंचायत की बात बता रहा था, तो जैसे प्रधान, इसे मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पंचायती राज व्यवस्था पूरा कम से कम 3 क्लास में खत्म होगा, बहुत डिटेल, और मेंस के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें प्रधानों के लिए क्या व्यवस्था है, जिला पंचायत सदस्यों के लिए क्या व्यवस्था है, जिला अध्यक्ष के लिए क्या व्यवस्था है। मेरा कहने का मतलब ग्रामीण स्तर पर जो शासन की जो इकाई थी उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, उनके दायित्व क्या होते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, ये हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 में अनुसूची 11 में ऐड किया गया था। वही सेम उसी दौरान 74वां संविधान संशोधन करके नगर पालिकाओं को भी, मतलब शहरों में जो स्थानीय छोटे स्तर पर जो शासन थे उनको दी गई थी। जैसे सभासद का क्या अधिकार प्राधिकार शक्ति और वो होनी चाहिए, दायित्व होना चाहिए, एक पार्षद का क्या अधिकार प्राधिकार शक्ति और दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य क्या होनी चाहिए उसके, और एक मेयर जिसे हम बोलते हैं, एक मेयर या महापौर, जब संख्या ज्यादा हो जाती है किसी नगर पालिका में तो वहाँ महापौर बनता है, तो उस महापौर के अधिकार प्राधिकार दायित्व और कर्तव्य और शक्तियां क्या होनी चाहिए, ये है अनुसूची 12 के तहत। और इसमें कितने विषय थे बच्चों, तो इसमें सॉरी बच्चों, इसमें विषय थे 18। इसके बाद बच्चों हम बहुत ज्यादा खास डिस्कस नहीं करेंगे और हम चलते हैं डायरेक्ट, आपको 1 मिनट दे रहा हूं केवल पानी वानी पीने के लिए, और क्वेश्चन आंसर चलता है फटाफट से, तो आप पानी पियो जब तक और रिवीजन करो फटाफट से, और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। सब लोग उसका जो चैट है उस चैट में आंसर दिया करिए, ठीक है ना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं
जो उनके आंसर ही नहीं देते, तो ये गलत बात है आपकी, ठीक है। तो मैं भी पानी पी लेता हूँ फटाफट से, 1 मिनट आप भी पानी पी लो। तो इतनी से डिस्कशन से कम से हम 20, 25, 30 क्वेश्चन के करीब डिस्कस करते हैं, और भी ज़्यादा अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन फर्स्ट, चौथी अनुसूची में वर्णित, और ये यूपी पीसीएस के 2015 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो इसमें पूछा है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है या वर्णित करती है, तो ये यूपी पीसीएस के 2015 के मेंस के एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों इसमें, राज्यसभा की सीटों का आवंटन या स्थानों का आवंटन। बी ऑप्शन दे रखा है बच्चों इसमें, राजनीतिक दल बदल कानून। सी ऑप्शन दे रखा है बच्चों इसमें, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था। और डी ऑप्शन दे रखा है बच्चों इसमें, भाषाओं को विवेचित करता है। जल्दी से इसका आंसर आप चैट में टाइप करिए, फटाफट से इसका आंसर करिए। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा और आपको लगा होगा कि हमारे पढ़े को देखो हम गलतियां करते हैं, यूपी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, और हम यहाँ लापरवाही करते हैं, ठीक है ना। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों सभी को पता है, ये राज्यसभा में मैंने डिस्कस किया था, सीटों के आवंटन की बात करती है चौथी अनुसूची, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जिन बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो एक बार हमारी वीडियो क्लास को जरूर देखा करें, ठीक है ना। और रिवीजन के बाद ऐसा नहीं है कि पहली बार में सब कुछ तैयार हो जाएगा। आप जब बार बार रिवीजन करोगे तो उसका मतलब ये है कि आप एग्जाम के बहुत नजदीक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 2 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में ये बोल रहा है भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछा गया है एमपी के पीसीएस के एग्जाम में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 9 अनुसूची, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है 12 अनुसूची, बी 12 अनुसूची। बच्चों सी कह रहा है 10 अनुसूची, और बच्चों डी कह रहा है 11 अनुसूची। अब बताओ, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लापरवाही करते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप टाइप करिए। तो बच्चों मेरी तरफ से इसका जो आंसर होगा, हमने बताई थी मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन 4 संशोधन के बाद और ऐड कर देंगे। चारों को हमने बड़े ही डिस्कस से सॉल्व भी किया है। तो आज टोटल कितनी अनुसूची हो गई है? आज टोटल 12 अनुसूची हैं। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, बेहद आसान। देखो आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और हम कहते हैं आईएएस और ये बड़ा हार्ड होता, हार्ड नहीं होता। हार्ड होता है कि हम भाई चीजों को एक समझ विकसित करके नहीं पढ़ पाते, और निश्चित रूप से उसे कहीं ना कहीं लापरवाही में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब 3 की बात करते हैं तो बच्चों ये है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करवा रहा है वो, विचार, ठीक है ना। और आईएएस प्री का 2005 का ये क्वेश्चन है। और पहला जो स्टेटमेंट है बच्चों इसका, वो ये है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 20 भाग हैं, पहला इसका ये है। और दूसरा बच्चों ये कह रहा है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कुल 390 आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। तीसरा कह रहा है बच्चों ये, भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9th मतलब 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची
को संशोधन के बाद जोड़ा है। ठीक है, और इसका ऑप्शन है बच्चों, जल्दी से आंसर टाइप करोगे आप, 1 और 2। बी है बच्चों इसका केवल 2, केवल 2। सी है बच्चों इसका केवल 3, केवल 3। और डी है बच्चों इसका 1, 2 और 3। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखो आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है इसमें, आईएएस में आया है, ये देखिए सही से। जब आप आईएएस के क्वेश्चन सॉल्व करो इसका मतलब क्या, नॉर्मल एग्जाम के क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो बस देखो बेसिक इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, ये 20 भाग ना होकर के कितनी है, 25 भाग हैं कुल। ठीक है बच्चों, ये आर्टिकल 390 ना होकर के 395 संख्या में है। ठीक है, तो संख्या में ही पूछेगा, सिंपल सी बात है। वैसे तो बदलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और घटते रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों तीसरा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची थी वो संशोधन, तो मैंने बताया ही था समय समय पर इनका संशोधन किया गया है। ठीक है ना। इसका मतलब केवल 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर बच्चे होगा सी। तो आप मुझे बताइए, ये आईएएस का क्वेश्चन है, क्या था इसमें। एक और लो आईएएस का क्वेश्चन, एक और लो आईएएस का। जब आप आईएएस के क्वेश्चन सोल्व करोगे इसका मतलब क्या है, निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सिंपल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को तो तोड़ के रख दोगे। ठीक है ना, वो आपको लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करता हूं मैं। उसमें वो ये बोलता है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। कौन सी राज्यों के नाम व उनका ब्यौरा देती है। कौन सी अनुसूची देती है, कौन सी अनुसूची देती है। और खासियत बात यह है बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया, आईएएस 2003 में आया। सबसे बड़ी बात है रिपीटेशन यूपी पीसीएस 2014 में करना है। तो इसका मतलब क्या, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनका ब्यौरा दे रखा है। तो मैंने बताई थी संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में कौन सी अनुसूची है। तो आप बताओगे, मैं इसका ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों पहली, ऑप्शन बी कह रहा है दूसरी, और ऑप्शन सी कह रहा है तीसरी, और ऑप्शन डी कह रहा है चौथी। क्वेश्चन तो देखिए, जब आयोग इस तरीके के क्वेश्चन बना रहा है इसका मतलब क्या, तुम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो जल्दी से आंसर टाइप करिए, कौन सी है। बेहद सिंपल, 2 साल आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस में आया है, आईएएस के प्री 2003 में आया है। इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हमने सिंपल बताई थी, पहली अनुसूची संघ और राज्यों के नाम वगैरह, उनका सीमा परिवर्तन, उनका ब्यौरा, हर एक बात राज्य क्षेत्रों की कौन करता है, पहली अनुसूची। दूसरी में बच्चों हमने ये बताई थी वेतन है विभिन्न पदाधिकारियों के। तीसरी में शपथ का प्रावधान है, और चौथी में बच्चों राज्यसभा सीटों का प्रावधान है। एक एक चीज को साथ ही साथ सुना करिए, जिससे कि आपका बेहद आसान तरीके से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। उसके बाद बच्चों देखो फिर से एक क्वेश्चन करते हैं आगे की ओर जल्दी से। तो क्वेश्चन 5th करते हैं। तो क्वेश्चन 5th है बच्चों, इसमें भारतीय संविधान में कुल अनुसूची, भारतीय संविधान में कुल अनुसूची, ऐसा नहीं है बच्चों को मैं पागल बना रहा हूं, ये 1990 एमपीपीसीएस में आया, एमपीपीसीएस में 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है बच्चों 12, बी दे रहा है 16, डी कह रहा, सी कह रहा है बच्चों 8, और डी कह रहा है 18। जल्दी से इसका आंसर दो फटाफट से। अगर आपसे बच्चों मूल सूची की बात करता तब तो आंसर, आप मूल संविधान की बात करता तब तो 8 लगाते, लेकिन मूल तो नहीं बोला ना। अनुसूची है का मतलब क्या है, वो वर्तमान पूछ रहा है, इसलिए वर्तमान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट, और ये छठा क्वेश्चन था हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट 7वें
क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो भी हो देख लेना आप, ठीक है ना। तो IAS 2001 छठा अब आएगा, 5 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, नया राज्य बनाना हो, ठीक है ना, उसने कही है क्या, नया राज्य बनाना हो, नए राज्य का सृजन, सृजन मतलब बनाना हो, नया राज्य सृजन करना हो, तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? तब कौन सी अनुसूची में संशोधन होगा? और खास बात यह है कि बच्चों ये PCS का नहीं, ये IAS 2001 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बच्चों फर्स्ट, B ऑप्शन है बच्चों इसमें सेकंड, C ऑप्शन है थर्ड और D ऑप्शन है बच्चों फोर्थ। जल्दी से इसका आंसर बताइए। यदि हमें किसी राज्य को बनाना होता है या बिगाड़ना होता है या उसकी सीमा परिवर्तन करना होता है या उसका नाम बदलना होता है, तो निश्चित रूप से मैंने बताई थी भारत और उसका राज्य क्षेत्र। कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप बताइए घुमा फिरा के क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में रियल में कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां। वैसे तो 8वां क्वेश्चन है, एक हम पहले भी करा चुके हैं, नवी अनुसूची वाला, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। ये बोल रहा है बच्चों, भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची में क्या उपबंधित है? तो ये थर्ड अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। थर्ड अनुसूची में क्या चीज उपबंधित है? ये UPPCS 2017, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी का है, UPPCS 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों इसका जो ए आंसर है वो सॉरी पहला, इसमें स्टेटमेंट है, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। पहला है संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप। संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप, शपथ का प्रारूप, पहला इसमें ये है बच्चों। दूसरा कह रहा है बच्चों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए शपथ का प्रारूप। सी कह रहा है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का, भारत अन्य नहीं, भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान, ठीक है ना। और बच्चों फोर्थ कह रहा है, बहुत बड़ा बना दिया, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ। संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ। अब ऑप्शन की बात कर रहा हूं तो इसका आंसर पहला दे रखा है बच्चों, 1 2 3 सही पूछा है, कौन सा सही होगा? 1 2 3। बी कह रहा है बच्चों ये 2 3 4, और आईएएस जैसा ही बना दिया है क्वेश्चन, 1 2 4। और डी कह रहा है बच्चों 1 2 3 और 4। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तीसरी अनुसूची में क्या है? संघ के मंत्रियों की शपथ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है, मुख्य न्यायाधीश, और भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ, और संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो बच्चों जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट से टाइप करिए। तो हमने साफ बताया था आपको कि जो संघ के मंत्री हैं उनको तीसरी अनुसूची ही शपथ दिलाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो उसको शपथ तीसरी अनुसूची दिलाएगी। भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है, मैंने आपको ये बताई थी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बच्चों राज्यपाल, इनको शपथ भारत के संविधान के अलग अलग आर्टिकल देते हैं। मेरा कहने का मतलब राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल मैंने 60 बताया था, अगर आपने थोड़ा सा याद किया होगा। उपराष्ट्रपति के लिए बच्चों मैंने 67 बताया था, और राज्यपाल के लिए बच्चों मैंने आर्टिकल 159 बताया था कि राज्यपाल को आर्टिकल 159 के तहत क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। और इसका मतलब क्या? भारत का राष्ट्रपति थर्ड ऑप्शन तो इसमें होगा ही नहीं। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन नहीं होगा तो तीसरे से देखो ये भी गया,
ये भी गया और ये भी गया। बाकी हमें पता है या नहीं पता कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि तीसरा इसमें नहीं होगा, तो ये 3 गायब हो गए। इसका मतलब आंसर अपने आप ही सी इसका निकल कर आया था। देखो क्वेश्चन भले ही बड़ा बनाया लेकिन इसमें बहुत कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो थोड़े से डिस्कशन से आप कितने सारे क्वेश्चन सोल्व करते हो ये चीज मायने रखती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो हम लेके बैठ गए और कुछ भी नहीं, बस पढ़ते 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 रात पे रात और दिन पे दिन और बरस पे बरस गुजारे जा रहे हैं, सॉल्यूशन कुछ भी निकल के नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो सुमेलित करवा रहा है, सूचियों को सुमेलित। तो जब आप डिस्कशन के साथ क्वेश्चन सोल्व करते हो तो बच्चों एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। और वो कॉन्फिडेंस ही जरूरी था आप लोगों को जगाने के लिए, ठीक है ना। तो सूची पहली और सूची दूसरी दे रखी है, ठीक है ना। तो ए में कह रहा है वो 4th अनुसूची, 4th अनुसूची, और बी में कह रहा है बच्चों को 5th अनुसूची, 5th। सी में कह रहा है बच्चे को 8th अनुसूची, और डी में कह रहा है बच्चे को 9th अनुसूची। अब प्रावधान दिए उसने, पहला ए में कह रहा है भूमि सुधार, 1 में, 2 में उसने कहा है बच्चों भाषा, और तीसरी में कहा उसने राज्यसभा, और चौथे में वो कह रहा जनजातीय क्षेत्र। जल्दी से इसका मैं आंसर आपको बताई दे रहा हूं। देखो ए में इसने दिया है ABC, वही चलेगा इसमें ABC। नमी सूची थोड़ी डी वाली में यहां लिख दे रहा हूं 9th। अब यहीं पे बच्चों ABC और D, इसमें इसने जो ए में लिख रखा है वो लिख रखा है 1 2 3 और 4। बी ऑप्शन में लिख रखा है बच्चों उसने, और सी में लिख रखा है बच्चों उसने, और डी में लिख रखा है बच्चों उसने 4 2 1 3, 4 2 1 और 3। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो देखो भूमि सुधार नमी अनुसूची, तो डी का पहला, तो डी का पहला, तो देखो इन 2 में इसका मतलब क्या है, ये भी गायब और ए भी गायब। उसके बाद बच्चे हम देख लेते हैं चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का, मतलब ए का 3, तो ए का 3 कहाँ है, ए का 3 सी में है, क्योंकि बी में है नहीं है। अब यही 2 ऑप्शन बची थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। और 5th में अगर बात करोगे तो जनजातीय क्षेत्र, और 8th की बात करोगे तो ये भाषा की बात करता है, ठीक है ना, जो 22 भाषाएं थी। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी सुमेलित क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। देखो अब यहाँ क्या देख रहे हो आप, ये देख रहे हो क्वेश्चन काफी आसान लग रहा है, लेकिन उस समय क्या हो जाता है जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तो उस समय यही होता है बच्चों कि हम क्वेश्चन आंसर लगाकर ही नहीं देखते, केवल किताबें पढ़ते हैं। तो इससे कुछ होने वाला तो मेरे हिसाब से तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम अगला। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, ठीक है ना। तो उसने ये क्वेश्चन दिया है 10वां क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार संशोधन एक्ट, ठीक है ना, निम्न के द्वारा सुरक्षा प्रदान करता है। तो किसके द्वारा सुरक्षा देता है, किस अनुसूची के द्वारा, तो उसमें दे रखा है 7वीं, बी में दे रखा है बच्चों 9वीं, और सी में दे रखा है बच्चों 8वीं, और डी में दे रखा है बच्चों 10वीं, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन आया है बच्चों, ये यूपीपीसीएस 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर, तो भूमि सुधार कब 1951 में नवी अनुसूची में से ऐड किया गया था। बताया भी था हमने कितने कानून, 284 कानून उसमें ऐड किए गए थे। उसमें आर्टिकल 31 का भी ऐड किया गया था और आर्टिकल 31 का भी ऐड किया गया था, ठीक है ना। वो ये बोलता था कि भाई कोई भी कानून संसद जब बनाएगी तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट उस आधार पर कानूनों को निरस्त नहीं करेगा कि भाई ये भाग 3 का क्या कर रहे हैं
भाग 3 को असंगत ठहरा रहे हैं, या उसे न्यून कर रहे हैं, या उसे उल्लंघित कर रहे हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं बच्चों, आंसर दिया करो सब लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन 11 ये बोल रहा है बच्चों, और क्वेश्चन 11 में मिलान करें, क्या करें, मिलान करें। और मिलान के बिहार पीसीएस 2016, ज्यादा पुराना नहीं है, बिहार पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। अब किस किस का मिलान करें देख लेते हैं। तो पहले में दे रहा है संघीय सूची, दूसरी कह रहा है वो सेकंड राज्य सूची, और थर्ड कह रहा है समवर्ती कॉन्करेंट सूची। और इसमें पहले में इसने ए दे रखा है, उसमें 97 विषय दे रखे हैं, और बच्चों बी दे रहा है इसमें 47 विषय, और बच्चों सी कह रहा है इसमें 66 विषय। ठीक है। और इसमें जो आप आंसर दे रखे हैं वो देखो इस तरीके से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है ना। और ए में इसने दे रखा है ए, बी और सी, ए, बी और सी। ठीक है। और बी में दे रखा है इसने बच्चों ए, सी, बी, ए, सी और बी। और सी में दे रखा है बच्चों इसने ए और बी, ए और बी। और डी में दे रखा है बच्चों इसने सी, बी, ए, सी, बी और ए। और बच्चों एक और दे रखा है इसने ई, बिहार वाला एक ज्यादा देता है, वो कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी दे रखा है इसने। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो बच्चों सबको पता है, हमने डिस्कस भी किया था संघ सूची में। जल्दी से बताइए इसका आंसर, पहले आप करिए उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं, जल्दी से। तो देखो संघ सूची में 97 ही विषय है, आज वर्तमान में 100 है, ये हमने बताया था। ठीक है ना। देखो पहले से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब नहीं ऑप्शन में तो क्या करें, इसीलिए पहले का भी करवाना जरूरी था। राज्य सूची में हमने ये बताई थी, वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन पहले कितने थे, 66 थे। अब देखो सेकंड का सी होना चाहिए, तो सेकंड का सी किसमें, केवल इसमें, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समवर्ती सूची में वर्तमान में जो है 52 विषय हैं, सॉरी पहले 97 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो फर्स्ट तो सही है उसका ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते, तो क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 ये बोल रहा है बच्चों, और देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले प्रावधान, मतलब ये लिखेगा वो कौन से प्रभाव हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये IAS 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें बच्चों पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा जो दे रखा है इसमें बच्चों वो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकाय। और सी ऑप्शन दे रहा है बच्चों, सॉरी तीसरे में कह रहा है 5वीं अनुसूची, 5th अनुसूची। 4th कह रहा है बच्चों 6ठी अनुसूची, 6th अनुसूची। और 5th कह रहा है 7th अनुसूची। ठीक है ना। और इसका जो आंसर दे रखा है ए में कह रहा है वो 1 व 2, बी में कह रहा है बच्चों 3, 4 व 5, सी में कह रहा है बच्चों 1, 2 व 5, और डी में कह रहा है बच्चों 1, 2, 3, 4 व 5, मतलब ये सभी। जल्दी से इसका आंसर आप बताइए।
जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फिर हम डिस्कस करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उससे ही सॉल्व हो जाएगा ये। तो बच्चों मैं चलता हूँ, इसमें बताता हूँ। देखो, जब हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं, इससे मैं आगे बड़े ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने बताई थी राज्य के लिए जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो राज्य के कल्याण की बात करते हैं, मतलब उस सामाजिक और आर्थिक सुधार की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक की बात आती है तो निश्चित रूप से उसमें एजुकेशन, शिक्षा तो होगा ही होगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके का विकास होगा। इसका मतलब क्या है, ये बच्चों आर्टिकल 45 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ ये आपको मिलेगा। अगर आप पे अभी डिस्कस नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, जब आप वहाँ पढ़ लोगे तो ये से आसानी से कर पाओगे। ग्रामीण और शहरी निकाय की बात करते हैं, तो बच्चों जब हम ग्रामीण और शहरी निकाय की बात करते हैं तो आर्टिकल 243(6), ठीक है ना, ये ग्रामीण में शिक्षा की बात करता है, आर्टिकल 243(6), और आर्टिकल 243(ब) ये बात करता है शहरी में जो स्थानीय निकाय हैं उनके शिक्षा से संबंधित क्या प्राधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और क्या शक्तियां हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट बात करते हैं शिक्षा पे दोनों। ये जो अनुसूचियां हैं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा पे बात करती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के लिए बात करती हैं, शिक्षा का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 5वीं, 6वीं और 7वीं अनुसूची निश्चित रूप से करेंगे। भाई 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन और उनसे नियंत्रण बात है, तो वहाँ शिक्षा आएगी जरूर, तो जनजातीय इलाकों में बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे दी जाए। 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं 5वीं अनुसूची में, तो वहाँ भी अनुसूची तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए, 6ठी में जनजातीय क्षेत्रों के लिए। जब भी जनजातीय क्षेत्रों के विकास की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ शिक्षा आएगी ही आएगी, तो अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। वहीं जब हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची आप सबको पता ही, 7वीं अनुसूची में जहाँ हम राज्य सूची, संघ सूची और संवर्धित सूची की बात करते हैं, तो शिक्षा किसका विषय है, राज्य का, संघ का या संवर्धित, दोनों का मिलकर के ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से शिक्षा वहां भी आ रही है, तो इनडायरेक्ट रूप से यहाँ भी बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सभी इसके आंसर होंगे और आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तेरहवां क्वेश्चन, 13वां जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये बोल रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है ना, कि भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। दल बदल विरोधी कानून बहुत पूछा जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन यूँ समझ लो इतना पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ये IAS 2014 में भी पूछा गया था। सबसे पहले तो ये IAS, देखो सबसे बड़ी बात है ये 1998 में आया, रिपीटेशन करके नाला की यही IAS 2014 में नहीं दिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें ए जो ऑप्शन है वो 2nd अनुसूची, बी जो ऑप्शन है बच्चों वो 5वीं अनुसूची, 5th अनुसूची, सी जो ऑप्शन है वो 8वीं अनुसूची, और डी जो ऑप्शन है बच्चों वो 10th 10वीं अनुसूची। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको ये और बताता हूँ और ये किस किस में आया है, ठीक है ना। तो देखो UPPSC 2005 में भी आया है, UPPSC 2005 में भी, तो कितनी बार रिपीटेशन हुआ, इसीलिए इसको ध्यान रखना बेहद जरूर। इस दल बदल को मैं आगे जाके बड़े पैमाने पर करवाऊंगा, मतलब बहुत डिटेल में करवाऊंगा। ऐसे लोअर PCS 2013 में आ गया है, लोअर PCS 2013 में भी आ गया है। उसके बाद बच्चों ये जो क्वेश्चन आया है वो बिहार PCS 1996, BPSC 1996 में। अब देखते रहो यही सिंपल सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम ध्यान ही नहीं रख पाते कि भाई ये पूछा कहाँ कहाँ गया। जल्दी से इसका आंसर लगाइए। तो बच्चों हमने साफ बताया था आपको कि दल बदल कानून जो था वो 52वां संविधान संशोधन, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है ना। और ये कब किया गया था, 1985 में। आयाराम और गयाराम पे भी चर्चा हुई थी, और हमने जो विधायक भाग रहे थे उनके लिए एक लिमिटेड बात रखी थी, ठीक है ना। उस समय बात रखी थी कि किसी भी दल के 1/3 मेंबर ही किसी अन्य दल में जा सकते हैं, ठीक है ना। आज वो 2/3 किया गया, फिर से हमने अमेंडमेंट किया
तो 2/3 कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये किस में जोड़ा था, अनुसूची 10 में जोड़ा था, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो भी काफी अच्छा है, ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन वो कह रहा है 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है। तो ये यूपीपीएससी 2014 में आया और 2015 लगातार पूछ लिया नालायक ने। यूपीपीएससी 2014 में भी पूछ लिया और यूपीपीएससी बच्चों इसे 2015 में भी पूछ लिया। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नगर पालिका, बी जो ऑप्शन है बच्चों वो पंचायती राज, सी जो ऑप्शन है बच्चों वो केंद्र राज्य संबंध। देखो कितने सरल क्वेश्चन आते हैं। और डी जो है वो भ्रष्टाचार निरोधी या निवारण। तो 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है या किससे संबंधित है, ये बात पूछी गई है। तो जल्दी से बताइए। तो हमने आपको ये बताई थी, जल्दी से आंसर लगाइए इसका, कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन ये स्थानीय शासन की बात करता है। जमीनी स्तर पर जो शासन, छोटे छोटे शासन है उनकी बात करता है। 73वां ग्रामीण शासन की बात करता है और 74वां नगर पालिका की, शहरी की बात करता है, नगर पालिका की बात करता है। यहाँ ये प्रधान मतलब ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर शासन की बात करता है, ठीक है ना। वैसे ही ये जो है ये पार्षद, सभासद और मेयर या बच्चियों महापौर की बात करता है, ठीक है ना। तो ये 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी और 74वीं में 12वीं अनुसूची, कब, 1992 में। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, क्या ग्रामीण व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था, इसका आंसर बी होगा बच्चियों, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों इसका, भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। तो अनुसूचित मतलब ये पूछ रहा है अनुसूचित क्षेत्रों की, अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है। कौन सी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कौन सी अनुसूची में की गई। और बच्चों ये छोटे मोटे उसमें नहीं आया है, 2008 में आया है। IAS 2008 का क्वेश्चन है, नॉर्मल मत ले लेना इसे, ठीक है ना। इसका ऑप्शन है बच्चों, ए कह रहा है 3rd में, बी कह रहा है बच्चों 5th में और सी कह रहा है बच्चों 7th में और डी कह रहा है बच्चों 9th में। जल्दी से 9वीं अनुसूची में कौन सी अनुसूची में है। तो हमने ये कही थी SC और ST दोनों के लिए, SC और ST। जल्दी से आप इसका आंसर लगाइए पहले फटाफट से, जल्दी से लगाया करो। तो SC और ST के लिए 5th अनुसूची और केवल ST के लिए जिसमें केवल कौन से होंगे, AM-TM, जिसका मैं पूरा प्रावधान आगे बताऊंगा, वो 6ठी अनुसूची में होंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। तो ये IAS 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछना जो IAS 2015 का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं है। 6 अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है, और ये MPPCS का क्वेश्चन है, MPPCS 2010 का क्वेश्चन है। कौन से राज्य में लागू नहीं है उसने दे रखा है, ए आसाम, बी दे रखा है बच्चों उसने मेघालय और सी दे रखा है बच्चों उसने त्रिपुरा और डी दे रखा है उसने मणिपुर। जल्दी से, तो मैंने AM-TM लिखवाया था, जल्दी से इसका आंसर दो फटाफट से। 6वीं अनुसूची में कौन सा नहीं है, तो आपने आंसर दे दिया होगा। देखो ए में मैंने असम बताया था, बी में मिजोरम बताया था, टी में त्रिपुरा और इसमें मेघालय मैंने ये बताई थी, मणिपुर इसमें शामिल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अगले कुछ सवाल बचे हैं उसमें हम आगे डिस्कस कराते रहेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो जो लेक्चर होगा वो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब जब आप डिस्कशन करोगे तो
क्वेश्चन जरूर लगाइए। ये क्वेश्चन आपको बेहद कॉन्फिडेंस देंगे और मैं गारंटी देता हूँ जो बच्चा लास्ट तक इनको लगाता चला गया, पॉलिटी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पॉलिटी ही नहीं, मैं हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से आपकी समझ रखूँगा जिससे कि आपको एग्जाम यही नहीं पता चले कहाँ से सॉल्व हो जाए। और ये प्री के ही नहीं, मैं इसी डिस्कशन से इसको जब डेप्थ में ले जाऊँगा तो उसी डिस्कशन से मैं आपको IAS PCS और अन्य एग्जाम के जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं उनको भी केवल इन्हीं लेक्चर से सॉल्व कराऊंगा और यही कराऊंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।